हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या रिटायरमेंट लेने के बाद वाकई माँ बाप बोझ लगने लगते हैं बच्चों को? चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रिटायरमेंट। कविता, अब नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही है। जी करता है रिटायरमेंट ले लूँ। तुम क्या कहती हो? मुझे आज भी याद है जब कुछ वर्ष पहले तुम कहती थी अब रिटायरमेंट ले लीजिए और मेरे साथ वक्त बिताइए। पर क्या करता, उस वक्त मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। माँ बाबूजी की देखभाल, राजन बेटे की पढ़ाई का बोझ और रेनू बिटिया के विवाह की चिंता। पर अब तो सारे काम निपट गए हैं, सुरेश बाबू अपनी पत्नी कविता से कहते हैं। कविता जी मुस्कुराकर बोली, किसने मना किया है? मैं तो कब से कह रही हूँ आप रिटायरमेंट ले लीजिए। जीवन की सांझ होने चली है, कम से कम अब तो अपना वक्त मेरे लिए रखिए। अब तो माँ बाबूजी भी चले गए, रेनू को अच्छा घर परिवार मिल गया है। इससे अच्छी बात एक माँ बाप के लिए क्या हो सकती है? फिर राजन भी तो अपनी नौकरी कर रहा है, तो अब आप रिटायरमेंट ले ही लीजिए। तभी कविता जी की बहू दीपिका आई और बोली, मम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या पापा जी को पैसे अच्छे नहीं लगते जो रिटायरमेंट लेंगे? और अभी सारी जिम्मेदारियां कहाँ खत्म हुई हैं? अपनी बेटी की शादी तो आपने कर ली, परंतु आपकी पोती प्रिया भी तो है, उसके लिए भी पैसे जोड़ने हैं। और ऐसे भी घर में बैठे बैठे करेंगे क्या आप? सुरेश बाबू बोले, बहू, क्या अब अपने रिटायरमेंट पर भी मेरा अधिकार नहीं? मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर थी, जो मैंने अपनी तरफ से पूरी की है। पोती के लिए दादा को जितना करना चाहिए उतना तो मेरे घर में ही रखा है। कुछ जिम्मेदारी मेरे बेटे को निभाने दो। दीपिका बोली, पापा जी ऐसे तो आप बहुत ज्ञान देते हैं कि रखा हुआ पैसा रखा नहीं रहता। कविता जी बोली, बहू, जमीन और घर पैसा नहीं होता, उसके दाम तो बढ़ते ही जाते हैं। दीपिका बोली, मम्मी जी, जमीन और घर रोटी बनाकर तो नहीं खिलाएंगे, उसके लिए तो पैसे लगेंगे ही। इतना कहकर वो चली गई। सुरेश बाबू बोले, देखा कविता, अभी मैंने रिटायरमेंट लिया नहीं कि मेरी बहू रोटी का भी हिसाब लगाने लगी। कविता जी बोली, आप बहू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसका व्यवहार तो अपने मायके वालों के लिए भी ऐसा ही है। आप तो रिटायरमेंट ले लीजिए, जो पैसे मिलेंगे उसे हम बैंक में जमा कर देंगे। उससे जो राशि आएगी उससे हम दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। सुरेश बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। 6 महीने पहले ही उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी, परंतु सुरेश बाबू घर पर नहीं रहना चाहते थे। अब उनका शरीर उनसे आराम चाहता था। 2 महीने बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फॉर्म भर दिया और जब घर आकर उन्होंने कविता जी को बताया तो दोनों बहुत खुश थे। शाम में राजन को इस बात का पता चला तो अपने पिता से बोला, पापा, मैं यहाँ एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और आप हैं कि 5 साल पहले ही नौकरी छोड़कर घर में बैठना चाहते हैं। आखिर आपको हुआ क्या है? सुरेश बाबू बोले, राजन, तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई नौकरी लगी थी और तुम्हें कोरोना हो गया था? उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि नौकरी छोड़ दो, तुमसे बढ़कर पैसा नहीं है। आज तुम्हें अपने पिता से ज़्यादा पैसे की चिंता है। यही होता है पिता और पुत्र में फ़र्क। राजन बोला, अरे पापा, आप बात समझ नहीं रहे हैं। वो बोले, बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। तुम्हारी माँ और अपना ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, तो तुम हमारी तरफ से मुक्त हो और अपने रिटायरमेंट का फैसला मैं खुद कर लूँगा। इतना तो अधिकार मुझे सरकार ने भी दिया है। उस वक्त राजन गुस्से में वहाँ से चला गया। करीब 2 महीने बाद सुरेश बाबू के रिटायरमेंट को मंजूरी मिल गई। अब वो घर में पत्नी के साथ वक्त बिताते थे। एक रोज़ अखबार वाले का इंतज़ार कर रहे थे, परंतु वो उन्हें अखबार न देकर अगले घर में चला गया। सुरेश बाबू अखबार वाले से बोले, आज तुमने अखबार क्यों नहीं दिया? अखबार वाला बोला, बाबूजी, राजन भैया ने अखबार देने से मना किया है। सुरेश बाबू ने राजन से पूछा तो राजन बोला, घर में बैठकर पूरे दिन तो टीवी देखते रहते हैं, फिर अखबार की क्या ज़रूरत है? तभी दीपिका राजन को चाय देते हुए बोली, पापा जी, अखबार कोई फ्री में नहीं आता है, उसके भी पैसे लगते हैं। सुरेश बाबू सब समझ गए और चुपचाप वहाँ से चले गए। आए दिन ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थीं। हद तो तब हो गई जब एक दिन कविता जी गिलास में दूध डालकर सुरेश बाबू को देने जा रही थी। दीपिका बोली, मम्मी जी, कोई पैसे पेड़ में नहीं लगते हैं। दूध का इतना बड़ा गिलास देने की क्या ज़रूरत है? बाबूजी कोई जवान तो हो नहीं जाएंगे, छोटे से गिलास में भी दूध दिया जा सकता है।
इस घर में कमाने वाला एक और खाने वाले इतने, घर कैसे चलेगा? कविता जी आंखों में आंसू लेकर कमरे में आ गई और सारी बात सुरेश बाबू को बतलाई। सुरेश बाबू ने बर्दाश्त कर लिया और पत्नी को ही समझा दिया। कविता जी को साइटिका नामक बीमारी की परेशानी थी, जिसके लिए उन्होंने मालिश वाली लगा रखी थी। वो हर रोज आकर उनकी मालिश करती थी। 2 दिन से वो आ नहीं रही थी, जिसके कारण कविता जी को परेशानी हो रही थी। सुरेश बाबू उसके गांव गए तो वो बोली, बाबूजी मैं क्या कर सकती हूँ? बहू जी ने मुझे आने से मना किया, कहा कि अब मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। सुरेश बाबू के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मालिश वाली को 2 महीने के पैसे एडवांस में दे दिए और बोले, तुम 2 महीने तक कविता की मालिश करती रहो और याद रखो, बिना मुझसे पूछे तुम कभी नागा मत करना। इतना कहकर वहाँ से चले आए। सुरेश बाबू घर आए, फल सब्जी और राशन का सामान एक तरफ रखते हुए पत्नी को बोले, कविता ये सारा सामान हम दोनों के लिए है। वो बोली, सुनो जी, ये सब क्यों कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? सुरेश बाबू बोले, जब घर के लोग नहीं समझ रहे तो दुनिया की चिंता मैं क्यों करूं? तभी वहाँ दीपिका आई और बोली, क्या बात है पापा जी, इतना शोर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कहती थी नौकरी मत छोड़िए। घर बैठा आदमी बौखला जाता है। उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ। राजन के आने के बाद सुरेश बाबू ने हर बात के लिए उससे सफाई मांगी। अपनी गलती मानने की जगह उल्टा उसने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। सुरेश बाबू बोले, तुम भूल रहे हो, मैंने काम से रिटायर ली है, जिंदगी से नहीं। सोचने समझने की शक्ति अभी भी मुझ में उतनी ही है। तुम बेटे हो, इसलिए तुम्हें घर से निकाल नहीं सकता। ऐसा करो, ऊपर के 2 कमरे खाली हैं, तुम उसमें रह लो, नीचे के हिस्से में हम दोनों रहेंगे। दीपिका बोली, पापा जी नीचे 4 कमरे हैं और आप 2 लोग क्या करेंगे 4 कमरों का? उस दिन तो कविता जी को बहुत हिम्मत आई और वो बोली, बहू 4 कमरे में नहीं, 1 कमरे में हम रहेंगे और दूसरा कमरा रेनू के लिए रखेंगे, क्योंकि उसे हमारे पैसों से नहीं हमसे मतलब है। तभी तो वो मिलने आती है और बाकी के कमरों पर किराए पर चढ़ा देंगे। सुरेश बाबू राजन से बोले, राजन इसके आगे मैं घर में इस बात पर और कोई वाद विवाद नहीं चाहता। याद रखो, ऊपर के कमरों की सफाई, बिजली का बिल और पानी का खर्चा जो भी होगा अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो बच्चे अपने माँ बाप के खाने पीने और उनके खर्चों का हिसाब रखने लगे, उन्हें जीवन का हिसाब किताब सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए दुनिया चाहे मुझे कितना ही कठोर कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सुरेश बाबू कविता जी को लेकर अंदर चले गए। रेनू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। जब माँ ने सारी बात बताई तो बेटी ने हर फैसला माता पिता पर छोड़ दिया। आए दिन छोटी मोटी बातों के लिए राजन को दिक्कत होने लगी तो वो दीपिका से कह रहा था कि ये सब किया धरा तुम्हारा है। अच्छा खासा घर चल रहा था, पर तुम्हारी लालच ने मुझे भी दोषी बना दिया। अब तो दीपिका की बेटी भी इन सभी बातों के लिए अपने माता पिता को ही दोषी ठहरा रही थी। कविता जी ने सब सुना और वो बोली, ये तो दूसरी थी, ये हमारे दर्द को नहीं समझती। तुम तो हमारे अपने थे, तुमने कहाँ समझा। बहुत आसान होता है अपना दोष पत्नी पर डाल देना। सच कहा है किसी ने, जब अपना बेटा अपना न हुआ तो बहू से कैसी उम्मीद। राजन ने माँ के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगा। दीपिका ने भी हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए, लालच ने हमें अंधा कर दिया, हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए, थोड़ा वक्त लगा। कविता जी ने तो उन दोनों को माफ़ कर दिया, परंतु सुरेश बाबू बोले, बेटा तुमने रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व दिया। मैं अपनी पोती के पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, पर घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाओगे। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पैसों पर और मेरे फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस घर में मेरी पत्नी का अपमान हो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। याद रखना, ऐसे भी मेरे बाद सब कुछ तुम सबका ही है। इतना कहकर वो चले गए। पोती दादी के गले लग गई और बोली, दादी दादाजी का फैसला बिल्कुल सही है, उन्हें अपने लिए जो करना है वो करेंगे। आखिर उन्होंने काम से रिटायरमेंट ली है, सोच और ज़िंदगी से नहीं ली। बेटी की बात सुनकर राजन और दीपिका को भी अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि यहाँ बहू के साथ बेटे का भी दोष था। फिर अंत भला तो सब भला। धन्यवाद दोस्तों।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या सुरेश बाबू और कविता जी ने जो फैसला किया सही था? अगर आपको भी सही लगा तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँ। धन्यवाद दोस्तों।